लंबे बालों वाली रूपेंजल और सैंडल। चंदा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। सब कुछ तो बिक गया हमारा जी, मेरी तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे ऐसा लगता है मैं अब ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहूंगी। ऐसा मत कहो चंदा, आखिर तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और हमारा बच्चा भी सही सलामत दुनिया में आएगा। मुझे उस बूढ़ी अम्मा से जाकर मिलना ही होगा। पर वहाँ जाने में तो काफी ज्यादा खतरा है जी, अगर आपको कुछ हो गया तो। तुम चिंता मत करो चंदा, मुझे कुछ नहीं होगा। अशोक अपनी पत्नी चंदा से बहुत प्यार करता था, लेकिन चंदा जैसे ही गर्भवती हुई उसे एक अजीब सी बीमारी ने घेर लिया। न तो वो ठीक से खा पा रही थी, न ही वो ठीक से चल फिर पा रही थी। अशोक उसका बहुत इलाज कराता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। अंत में हार कर अशोक काली पहाड़ी के ऊपर रहने वाली दादी अम्मा के पास जाता है और उन्हें अपनी सारी परेशानी बताता है। बेटा, तेरी पत्नी का इलाज कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, वो बस कुछ दिनों की मेहमान है। ऐसा मत कहिए अम्मा, मैं बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। अगर मेरी चंदा को कुछ हो गया तो मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। तुम्हारा प्रेम देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एक उपाय है, लेकिन ये उपाय मौत के मुंह में जाकर वापस आने जैसा है। मैं अपनी चंदा की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, आप बस उपाय बताइए। अब तो बस हिडम्बा चुड़ैल ही इसे बचा सकती है, क्योंकि मौत को मात देने की शक्ति उसने प्राप्त कर रखी है। अम्मा, ये हिडम्बा चुड़ैल हमें कहाँ मिलेगी? हिडिम्बा चुड़ैल से मिलना बहुत मुश्किल है बेटे, फिर भी तुम एक बार कोशिश करके देख लो, शायद तुम्हारी किस्मत तुम पर मेहरबान हो जाए। जंगल के उत्तर दिशा की तरफ चलते जाओ, वहाँ एक तालाब आएगा, उस तालाब से सीधे हाथ को मुड़ जाना और चलते रहना, तभी तुम्हें वहाँ एक बगीचा दिखेगा। वो बगीचा हिडम्बा चुड़ैल का सबसे पसंदीदा बगीचा है। अगर तुम उस बगीचे का फूल तोड़ोगे तो वो वहाँ जरूर आएगी। तभी तुम उससे उसके जीवन दान देने वाली सैंडल का पानी मांग लेना, उस पानी को पीने से तुम्हारी पत्नी की जान बच जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा, मैं चलता हूँ। उसके बाद अशोक उस अम्मा के बताए रास्ते पर चलने लगता है। काफी देर चलने के बाद उसे उस चुड़ैल का बगीचा दिखता है। वो उस बगीचे में घुस जाता है और उस बगीचे से फूल तोड़ने लगता है। तभी वहाँ बहुत तेज हवा का झोंका आता है और फिर वो चुड़ैल वहाँ आती है। किसकी इतनी हिम्मत हुई? किसने मेरे बगीचे से फूल तोड़ने की जुर्रत की? मुझे माफ कर दीजिए हिडम्बा चुड़ैल, लेकिन मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं ये गुस्ताखी की। हिडम्बा चुड़ैल, आप बेशक मेरी जान ले लीजिए, मुझे मार डालिए, लेकिन मेरी पत्नी को बचा लीजिए, उसे आप ही सिर्फ जीवन दान दे सकती हैं। आप अपनी जादुई सैंडल का थोड़ा सा जल मुझे दे दीजिए, इसके बदले आप जो चाहे मुझसे ले सकती हैं। पहली बार कोई सच्चा इंसान मुझसे मदद मांगने आया है। तुम्हारी आंखों में मुझे सच्चाई दिखती है। तुम्हारा तुम्हारे पत्नी के प्रति ऐसा अटूट प्रेम देखकर मैं बहुत खुश हुई। मैं तुम्हारी पत्नी की जान जरूर बचाऊंगी। इसके बदले में मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए। बच्चा? हाँ, बच्चा। ठीक होने के बाद जैसे ही तुम्हारी पत्नी बच्चे को जन्म देगी, तुम्हें उस बच्चे को मुझे देना होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। उसके बाद चुड़ैल अपने जीवन दान देने वाली एक सैंडल उसे दे देता है। जाओ और इस सैंडल में पानी डालकर अपनी पत्नी को पिला देना, वो ठीक हो जाएगी। अशोक घर आकर अपनी पत्नी को उस सैंडल से पानी पिला देता है। पानी पीते ही चंदा बिल्कुल ठीक हो जाती है। 9 महीने पूरे होने के बाद चंदा एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। देखिए ना जी, कितनी प्यारी बेटी है हमारी। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह ही। तभी कोई उनके घर का दरवाजा खटखटाता है। अशोक जब गेट खोलता है तो बाहर वही चुड़ैल होती है। अपना वादा पूरा करो। अशोक और चंदा रोते हुए अपने नवजात बच्चे को उस चुड़ैल को दे देते हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल उस बच्ची को लेकर जंगल में चली जाती है। चुड़ैल को उस प्यारी नन्ही गुड़िया को देखकर उस पर दया आ जाती है और वो उसे एक माँ की तरह ही प्यार करने
करने लगती है और चुड़ैल उसका नाम रूपेंजल रखती है। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है। एक दिन चुड़ैल जब घर आती है तो रूपेंजल घर पर नहीं होती। रूपेंजल, रूपेंजल कहाँ हो बेटी? चुड़ैल रूपेंजल को काफी ढूंढती है, लेकिन रूपेंजल उसे कहीं नहीं मिलती। ये लड़की भी ना पता नहीं कहाँ चली गई। तभी रूपेंजल वहाँ आती है। रूपेंजल, मेरी बेटी कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता भी है मैं कितनी ज्यादा डर गई थी। माँ, एक हिरन के बच्चे के पैर में चोट लग गई थी और काफी ज्यादा खून बह गया था। उसी के लिए जड़ी बूटी लेने गई थी। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें दूसरों के प्रति इतना प्यार नहीं दिखाना चाहिए। तुम अब इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल की बेटी हो। भले ही मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन मैंने तुम्हें पाला तो है। तुम्हें बड़े होकर मेरी तरह ही बनना है, समझी? उसके बाद चुड़ैल रूपेंजल को लेकर वहाँ से बहुत दूर चली जाती है और एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर बहुत ही ऊंचा मीनार की तरह घर बनाती है और उसी के अंदर रूपेंजल को कैद करके रखती है। चुड़ैल रूपेंजल के सर में डेली जीवन दान देने वाली सैंडल से जड़ी बूटी निकाल कर लगाया करती थी, जिससे जल्दी ही रूपेंजल के बाल बहुत ही लंबे और घने हो जाते हैं। रूपेंजल बेटा, अब इस मीनार से अपने बाल को नीचे फेंको। उसके बाद रूपेंजल उस मीनार से अपनी चोटी को बाहर लटकाती है, जिसकी मदद से वो चुड़ैल नीचे उतर आती है। बेटा, अपनी चोटी ऊपर कर लो। अब जब तक मैं न कहूँ तुम अपनी चोटी नीचे मत करना, और हाँ, इस घर के अंदर ही रहना। ठीक है माँ। ऐसे ही काफी दिन बीत जाता है। तभी सूर्यगढ़ का राजकुमार माधव उसी जंगल से शिकार करने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में एक पेड़ उसके सामने गिर जाता है और वो अपने सिपाही से बिछड़ जाता है। वो उस जंगल में काफी आगे बढ़ता है। तभी उसे वही मीनार दिखाई देता है। अरे इतने घने जंगल में आखिर इस मीनार में कौन रहता है? राजकुमार जब उस मीनार के पास पहुंचता है तभी देखता है कि एक चुड़ैल एक चोटी के सहारे मीनार से नीचे उतर रही है। मैं जा रही हूँ बेटा, अगले हफ्ते ही लौटूंगी। अपना ख्याल रखना और अपनी चोटी अंदर कर लो। इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। चुड़ैल के जाते ही राजकुमार वहाँ आता है। सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम अपनी चोटी नीचे करो ना। ना बाबा ना, माँ ने किसी से भी बात करने से सख्त मना किया है। तुम पागल हो क्या? तुम तो एक इंसान हो और ये चुड़ैल वाला तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है? तुम जाओ यहाँ से। अगर माँ ने देख लिया तो वो तुम्हें खा जाएगी। चले जाओ यहाँ से। एक अजनबी के लिए इतनी फिक्र? अब तो तुमसे मिले बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, चाहे बेशक तुम्हारी माँ यहाँ आकर मुझे अपनी भोजन बना ले। उसके बाद राजकुमार वही मीनार के नीचे बैठ जाता है। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है, लेकिन वो वहाँ से नहीं जाता। अरे ये इंसान तो काफी ढीठ है, ये तो अभी तक यहाँ से नहीं गया। उसके बाद रूपेंजल अपनी चोटी नीचे करती है, जिसके सहारे राजकुमार उस मीनार के ऊपर चढ़ जाता है। तुम इस जगह रहती हो, आखिर क्यों? ये दुनिया इतनी खूबसूरत है और तुम कैदी की तरह यहाँ अपनी जिंदगी बिता रही हो। तुम एक चुड़ैल के साथ क्यों रह रही हो? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खुली हवा में जीना सिखाऊंगा और मैं तुम्हें इस चुड़ैल से मुक्ति दिलाऊंगा। ये सब इतना आसान नहीं है राजकुमार। मैं मानती हूँ कि चुड़ैल मेरी माँ नहीं है। मैं जब पैदा हुई थी तभी इस चुड़ैल ने मुझे मेरे माँ बाप से छीन लिया था। तब से इन्होंने ही मुझे पाला है। इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। पागल मत बनो। एक चुड़ैल इंसान से कभी प्यार नहीं कर सकती। अगर उसके दिल में प्यार होता तो वो तुम्हारे माता पिता से तुम्हें कभी नहीं अलग करती। उसने तुम्हें भी यहाँ किसी मतलब के लिए रखा है, वरना वो तुम्हें इस तरह कैद करके नहीं रखती। मैं कहता हूँ चलो मेरे साथ। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अगर मैं चली गई तो ये चुड़ैल मेरे असली माँ बाबा को मार डालेगी और फिर मुझे भी मार डालेगी। मुझे यहीं रहना होगा। मुझे यहाँ से कोई आजाद नहीं करा सकता। मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कराऊंगा। आने दो उस चुड़ैल को। मैं उससे लड़ूंगा और उसे हराकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। नहीं, उसे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि मेरी चुड़ैल माँ की जान यहाँ नहीं है। वो किसी और चीज में बसती है। आखिर वो चीज क्या है? वो तो मुझे भी नहीं पता। रूपेंजल, क्या तुम्हारा मन तुम्हारे असली माँ बाप से मिलने का नहीं करता क्या? आखिर जरा उनके बारे में भी सोचो। क्या बीत रही होगी उन पर, पता नहीं किस हाल में होंगे। रूपेंजल, अपनी जिंदगी चुड़ैल के लिए बर्बाद मत करो। मेरे साथ चलो और आजादी की जिंदगी जियो। इसके लिए सबसे पहले मुझे अपनी चुड़ैल माँ से छुटकारा लेना होगा और उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर मेरी माँ की जान किस चीज में बसती है। तभी नीचे चुड़ैल आ जाती है। रूपेंजल, अपनी चोटी नीचे
फेंको बेटा, तुम्हारी माँ आई है। हे भगवान, इस बार माँ जल्दी कैसे आ गई? अब मैं क्या करूँ? तभी रूपेंजल अपनी माया शक्ति से राजकुमार को एक छिपकली में बदल देती है। माँ, आज आप जल्दी कैसे आ गई? और ये क्या, आपको तो बहुत चोटें लगी है। अरे क्या बताऊं बेटा, आज एक परी ने मुझे घायल कर दिया क्योंकि मैंने एक इंसान के बच्चे को मार डाला था। माँ, लेकिन आपने तो कहा था आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपकी जान तो किसी और चीज में बसती है ना। हाँ बेटी, तभी तो आज मैं जिंदा हूँ, वरना आज तो उस परी ने मुझे मार ही दिया होता। अच्छा माँ, एक बात बताओ, आखिर आपकी जान किस चीज में बसती है? अरे बेटा, वो सब छोड़ो, जाओ जल्दी से सैंडल में से जड़ी बूटी लेकर मेरे जख्म पर लगा दो। रूपेंजल जैसे ही उस चुड़ैल को सैंडल वाला जड़ी बूटी लगाती है, उसका जख्म एकदम से ठीक हो जाता है और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। तभी रूपेंजल जैसे ही सैंडल रखने जाती है, उसके हाथ से सैंडल छूट जाता है। आह, ये क्या किया तुमने? उस सैंडल को जल्दी से उठाकर सही से रखो बेटा, वो सिर्फ एक सैंडल नहीं बल्कि मेरी जान है। तभी रूपेंजल जल्दी से उस सैंडल को ले जाकर वहीं रख देती है। अगले दिन जब वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है, तब रूपेंजल उस राजकुमार को फिर से राजकुमार बना देती है। तुमने तो सब सुन लिया ना, मेरी माँ की जान इस सैंडल में बसती है। अब जल्दी से इस सैंडल को नष्ट कर दो। ये काम तो तुम भी कर सकती थी ना, फिर तुमने उस चुड़ैल को क्यों नहीं मारा? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। भले ही वो एक चुड़ैल है, उसने बहुत से लोगों को मारा है, लेकिन उसने मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए मैं उन्हें नहीं मार सकती थी। ये काम अब तुम ही करो। उसके बाद वो राजकुमार उस सैंडल को जला देता है। सैंडल के जलते ही चुड़ैल मर जाती है और राजकुमार माधव रूपेंजल को लेकर वहाँ से अपने राज्य आ जाता है और रूपेंजल को अपने असली माता पिता से मिलवा देता है। और फिर कुछ ही दिनों में माधव रूपेंजल से शादी कर लेता है। सबिता अपनी बेटी वंशिका के साथ रहती थी। सबिता अपनी बेटी को बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। वो अपनी बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा करने की पूरी कोशिश करती थी। सबिता के पति दिनेश के गुजर जाने के बाद भी उसने कभी वंशिका को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं महसूस होने दी। वो वंशिका की सारी ख्वाहिशों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती थी। वंशिका की स्कूल की पढ़ाई अब पूरी हो चुकी थी, इसलिए आगे की पढ़ाई के लिए उसने अपनी बेटी का दाखिला शहर के सबसे अच्छे और महंगे कॉलेज में करवाया। सबिता एक दर्जी थी, सिलाई ही उसके कमाई का एकमात्र जरिया था। उसी से वो अपनी बेटी की सारी ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश करती थी। एक बार वंशिका कॉलेज की छुट्टी बिताने घर आई। माँ, अगले महीने से मेरा एग्जाम शुरू होने वाला है, तो अब से मैं आपसे मिलने नहीं आ पाऊंगी। अब मैं वहीं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करूंगी। अब से आप अपना ध्यान रखना और मेरी ज्यादा फिक्र मत करना। माँ, तेरी फिक्र तो मुझे हमेशा ही लगी रहती है बेटी, पता नहीं वहाँ हॉस्टल में समय से तुझे हर चीज मिल भी पाता है या नहीं। माँ, वहाँ हर चीज टाइम से मिल जाता है, आप ज्यादा फिक्र मत किया करो। और हाँ, आप मुझे ये कुर्तियाँ सिल कर मत भेजा करो। शहर में इसे देखकर सब मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। वहाँ तो वेस्टर्न कपड़े चलते हैं ना। और हाँ, आप मुझे कुछ पैसे भिजवा देना, मैं खुद ही खरीद लूंगी। वेस्टर्न, वो क्या होता है भला? जो भी हो, तू चिंता मत कर बेटी, मैं तेरे जाते ही डाक बाबू से बोलकर मनी ऑर्डर भिजवा दूंगी। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है बेटी? अपना ख्याल रखना। वंशिका के जाने के बाद सबिता अपने सिलाई के कामों में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन वंशिका इस बार अपनी माँ से मिलने घर नहीं आई। सबिता को वंशिका की बहुत ही फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उससे मिलने खुद ही शहर उसके कॉलेज में चली गई। वंशिका अपनी कुछ सहेलियों के साथ पार्क में बैठी थी। जैसे ही उसने अपनी माँ को कॉलेज के ग्राउंड में आते देखा, वो जल्दी से वहाँ से उठकर अपनी माँ के पास आकर बोली, माँ, ये सब क्या है? आखिर आप यहाँ क्यों आई हो? यहाँ से बाहर चलो, मैं यहाँ सबके सामने आपसे ऐसे बात नहीं कर सकती। आखिर ऐसा क्यों बेटा? यहाँ कोई दिक्कत है क्या? आखिर मैं भी तो देखूं मेरी बेटी कहाँ रहती है, कहाँ पढ़ती है, उसके दोस्त लोग कैसे हैं। चल, मुझे सबसे मिलवा। माँ, इस तरह सबके सामने आकर क्यों मेरी बेइज्जती करवाना चाहते हो? आप देख रही हो ना, यहाँ सब अच्छे घर से हैं और सबके मॉम डैड यहाँ कार से मिलने आते हैं। अगर आप सबके सामने ऐसे फटे पुराने कपड़ों में आ गई ना, फिर सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। प्लीज माँ, आप बुरा मत मानो, लेकिन प्लीज अभी घर चले जाओ। जैसे ही मेरी छुट्टी होती है, मैं आपसे मिलने घर आती हूँ। अब जाओ भी। ये सुनकर सविता को बहुत ही दुख होता है और वो वहाँ से मायूस होकर घर लौट आती है। इधर वंशिका की फ्रेंड उससे पूछती है, हे वंशिका, वो फटे पुराने कपड़ों वाली औरत कौन थी
थी और तुम उससे क्या बातें कर रही थी? कहीं वो तुम्हारी माँ तो नहीं थी ना? नहीं यार, वो औरत, अरे वो रास्ता भूल गई थी और गलती से इधर आ गई थी, इसलिए मैं उन्हें रास्ता बता रही थी। मेरी माँ तो इन जैसे को घर में घुसने भी ना दे और तुम इन्हें मेरी माँ बता रही हो। सॉरी वंशिका, लेकिन उसे देखकर मुझे उनके लिए बहुत ही दुख हो रहा था। वो तुमसे कितने प्यार से बात कर रही थी, जैसे कि तुम उसकी अपनी बेटी हो। शायद लगता है उनका कोई बच्चा नहीं होगा, तभी तो वो बेचारी अकेले सड़कों पर इधर उधर भटक रही थी। अच्छा वंशिका, अब मैं चलती हूँ। आज मेरी मॉम कनाडा से मेरे लिए गोल्डन वॉच और बहुत सारे गिफ्ट लेकर आई है। मैं जा रही हूँ, बाय। बाय सोनम। इधर सविता घर आकर अपने पति के तस्वीर के आगे खूब रोती है। देख रहे हो ना जी, अपनी लाडली को आपके जाने के बाद भी मैंने उसे कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं महसूस होने दी, और आज आपकी उस लाडली को सबके सामने मुझे माँ कहने में भी शर्म आ रही है। अगर आप जिंदा होते तो मुझे ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। अगले दिन कॉलेज में सोनम वंशिका से कहती है, वंशिका मेरी शादी फिक्स हो गई है और तुम सबको मेरे सारे फंक्शन अटेंड करने होंगे। क्यों नहीं सोनम, जरूर अटेंड करूंगी तुम्हारे सारे फंक्शन, आखिर मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी जो है। ठीक है 2 दिन बाद ही मेरी हल्दी है और फिर मेहंदी है और फिर शादी। और हाँ, तीनों फंक्शन में मेरी सारी सहेलियों को अलग अलग गाउन पहन कर आना है। हल्दी पर पीला, मेहंदी पर हरा और शादी वाले दिन तो सभी को रेड कलर का गाउन ही पहन कर आना है। तो रेडी हो ना सब? सभी सहेलियां हाँ में सर हिलाती है। लेकिन ये सब सुनने के बाद वंशिका गाउन को लेकर थोड़ा सोच में पड़ जाती है। घर आने के बाद वंशिका परेशान होकर घर में इधर से उधर चल रही थी। तभी उसे इतने परेशान देखकर उसकी माँ कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं काफी देर से देख रही हूँ, जब से तुम शहर से आई हो काफी ज्यादा परेशान लग रही हो। आखिर क्या बात है? माँ, मेरी सहेली सोनम की शादी है और उसकी शादी के तीनों फंक्शन में 3 अलग अलग रंग के गाउन पहन कर जाना है। लेकिन 3 क्या, मेरे पास तो एक भी गाउन नहीं है। मैं सोच रही हूँ मैं शादी में कैसे जाऊँ? मेरी माँ तो मुझे एक गाउन तक नहीं दिला सकती। सोनम कितनी खुशकिस्मत है, वो जो चाहती है उन्हें सब मिल जाता है, और इधर एक मेरी किस्मत है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। वंशिका की बातें सुनकर सविता को बहुत ही बुरा लगता है। नहीं मेरी बेटी, ऐसा नहीं कहते। मैं तुम्हारे लिए 3 गाउन बना दूंगी, बस तुम मुझे 2 दिन का समय दो। ठीक है, देती हूँ समय, लेकिन मुझे परसों ही गाउन चाहिए, क्योंकि परसों से ही फंक्शन स्टार्ट है। सविता बहुत ही दुविधा में पड़ जाती है, क्योंकि उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे जिसके लिए वंशिका के लिए कपड़ा लाकर वो खुद ही गाउन सिल सके। वो बहुत ही ज्यादा दुखी मन से अपने पति के तस्वीर के आगे बैठ जाती है और बोलती है, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपनी बेटी के लिए 3 अलग अलग गाउन ले पाऊँ। अब मैं क्या करूँ जी? अब मैं कैसे आपकी लाडली की जिद को पूरा करूँ? अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। इतना बोलकर सविता वहीं सोचते सोचते सो जाती है। तभी उसके सपने में उसके पति आकर बोलते हैं, सविता, तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी अलमारी खोल कर देखो, उसके अंदर तुम्हें 3 गाउन मिलेंगे। ये गाउन मुझे मेरे अच्छे कर्मों की वजह से एक जादूगरनी ने दिया था और कहा था सही वक्त आने पर ही मैं इस गाउन के बारे में तुम्हें बताऊं, और मुझे लगता है कि सही वक्त आ गया है। तभी सविता की नींद अचानक से खुल जाती है और वो फौरन अलमारी को जाकर खोलती है। वहाँ उसे जादुई 3 गाउन मिलते हैं। वो तीनों ही गाउन पीले रंग के होते हैं। ये देखकर वो अपनी बेटी को अपने पास बुलाती है। वंशिका जैसे ही अपने माँ के पास आती है, वो देखती है कि उसकी माँ के हाथ में 3 गाउन है जो कि पीले रंग का है। देख बेटा, तेरे 3 गाउन का इंतजाम हो गया, अब तो तू खुश है ना? क्या माँ, जब लाना ही था तो 3 अलग अलग रंग का गाउन लाते ना। ये क्या एक जैसा ही गाउन लेकर आ गए हो? मैंने आपसे कहा था ना 3 अलग अलग फंक्शन में अलग अलग गाउन पहनना है। ये सब तो पीला है, लाल और हरा कहाँ है माँ? तभी एक चमत्कार हुआ और दूसरा गाउन हरा और तीसरा गाउन लाल रंग में बदल गया। ये देखकर वंशिका की आंखें फटी की फटी रह गई। वाह माँ, ये गाउन तो जादुई है। आपको ये कहाँ मिले? बेटा, ये गाउन तेरे पिताजी ने खास तेरे लिए संभाल कर रखा था। अब तू जा और ये लहंगा पहनकर तैयार हो जा। उसके बाद वंशिका खुशी खुशी अपना पीला वाला गाउन पहनकर सोनम के हल्दी के रस्म में जाती है। गाउन पहनकर
वंशिका बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। फंक्शन में सबकी नजर वंशिका पर ही थी। ये देखकर वंशिका को बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी। वैसे ही मेहंदी वाले दिन भी वंशिका अपना जादुई हरा गाउन पहनकर वहाँ जाती है। अरे अरे ये देखो, आ गई इस फंक्शन की असली जान। अरे वंशिका, तू तो इन गाउन में सबसे अलग लग रही है। हल्दी के फंक्शन में भी सब तुम्हें ही देख रहे थे और आज भी सब दुल्हन को छोड़ तेरे ही आने का इंतजार कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी लग रही हो तुम। थैंक यू सो मच। वैसे ये लहंगा तुमने कहाँ से लिया? अरे ये लहंगा तो मुझे मेरी माँ ने दिलाया है। तभी उधर से सोनम भी आ जाती है और वंशिका से कहती है, वंशिका तुम बहुत ही खुशनसीब हो जो तुम्हें इतनी प्यारी माँ मिली है जो तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखती है। लेकिन मेरी माँ को देखो, आज उसकी बेटी की हल्दी है लेकिन आज भी उन्हें काम से छुट्टी नहीं है कि मेरी हल्दी में आ सके। उन्होंने मुझे हर चीज दी, जो मांगा सब दिया, लेकिन उन्होंने कभी मुझे अपना प्यार और समय नहीं दिया। उनकी प्यार की कमी हमेशा मेरी जिंदगी में रही। बट यू आर सो लकी वंशिका। सोनम की ये बात सुनकर वंशिका को अपनी माँ के प्यार का एहसास होता है। फंक्शन खत्म होने के बाद घर जाकर वंशिका अपनी माँ से कहती है, माँ आप बहुत अच्छी हो माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे आपके दर्जी और गरीब होने पर हमेशा मैंने खुद को छोटा माना, लेकिन मैं तो बहुत ही अमीर हूँ क्योंकि मेरे पास आप जैसी माँ की दौलत है। क्या हुआ पागल, आज किसी ने फिर से कुछ कहा है क्या? नहीं माँ, पिता के गुजर जाने के बाद भी आपने बचपन से ही हमेशा मेरे सामने मेरी ढाल बनकर खड़ी रही हो। मेरे सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दी हो और बदले में मैंने आपको क्या दिया? खुद के बड़े होते ही आपको माँ कहने में भी खुद की शर्मिंदगी महसूस की। प्लीज माँ मुझे माफ कर दो। अब आप कल मेरे साथ सोनम की शादी में चलोगी ना माँ? नहीं बेटी, मेरे पास एक भी अच्छी साड़ी नहीं है पहनने को। तुम वहाँ इतनी सुंदर लगोगी और मैं वहाँ तुम्हारे साथ चलूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम अकेले ही चली जाना। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ? आप तो मेरी माँ हो और आप मुझे हर रूप में स्वीकार हो। आपको कल मेरे साथ चलना ही होगा। और हाँ, कल मैं आपको अपने सारी सहेलियों से भी मिलवाना चाहती हूँ। अगले दिन सोनम की शादी में जाने के लिए वंशिका लाल रंग का गाउन पहनकर तैयार थी। उसकी माँ भी साफ सुथरा कपड़ा पहनकर तैयार थी। माँ को देखकर वंशिका कहती है, माँ मुझे गर्व है कि आप मेरी माँ हो और मैं आपकी बेटी हूँ। मुझे तो आप इन कपड़ों में भी किसी स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं लग रही हो। वंशिका के इतना कहते ही उसकी माँ भी बहुत ही खूबसूरत महिला में बदल जाती है। ये देखकर वंशिका बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। अरे माँ, ये आप हो या मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? अरे पगली, तू ये क्यों भूल गई? ये गाउन जादुई गाउन है और ये सब इसी जादुई गाउन के कमाल से हुआ है। उसके बाद वंशिका अपनी माँ के साथ अपनी सहेली सोनम की शादी में आती है और सबसे अपनी माँ को मिलवाती है। दोस्तों, आज मैं आप सबको अपनी माँ से मिलवाना चाहती हूँ। ये मेरी माँ है और इन्होंने ही मुझे बचपन से पाल पोस कर इस लायक बनाया है। और हाँ, मेरी माँ ने ये सब खुद के दम पर सिलाई करके किया है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई आंटी। काश मेरी माँ भी आप जैसी होती। दिल छोटा मत करो सोनम बिटिया। जैसे मेरे लिए वंशिका मेरी बेटी है, वैसे भी तुम सब भी हो। शादी में तुम्हारी माँ नहीं आई तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। और फिर इस तरह सभी खुशी खुशी सोनम की शादी एंजॉय करते हैं। गरीब माँ की बेटी के जादुई लंबे बाल। ये कहानी रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां सुषमा अपनी बेटी नंदिनी के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। और वहीं एक दिन सुषमा अपने घर के बाहर बैठकर अपनी बेटी नंदिनी को देख रही थी, क्योंकि उसकी बेटी नंदिनी दिखने में जितनी सुंदर थी उतना ही सुंदर उसका मन भी था। वो गांव में हर किसी की मदद किया करती थी, वो भी बिना किसी स्वार्थ के, जिस वजह से सुषमा को अक्सर अपनी बेटी नंदिनी की चिंता लगी रहती थी। इसलिए वो अपनी बेटी से कहती है, नंदिनी बेटा, आजकल की दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है और इतनी जल्दी लोगों पर भरोसा करना अच्छी बात नहीं है बेटा। तू क्यों हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है? तुझे पता है ना, इस दुनिया में गरीबों का कोई नहीं होता। माँ, इस दुनिया में चाहे कोई अमीर हो या गरीब, है तो आखिर सब इंसान ही ना। तो फिर हम एक इंसान होकर दूसरे इंसान की मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? और वैसे भी मुझे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। तेरे इस विचार को सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है बेटी, लेकिन पता नहीं क्यों मन ही मन एक डर भी लगता है, क्योंकि ये दुनिया बहुत मतलबी है और यहाँ कोई किसी का नहीं होता बेटा। ऐसे में कोई मेरी बेटी की सादगी और अच्छेपन का फायदा ना उठा ले। मुझे तो बस इसी बात की चिंता लगी रहती है। अरे माँ,
क्या हुआ? आप कुछ भी बोल रही हो? अरे नहीं बेटी, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। और ये क्या, तूने पूरा आंगन अकेले ही साफ कर लिया? अरे मुझे भी कुछ करने दे दिया कर, मैं क्या बस दिन भर ऐसे ही बैठी रहूंगी? अरे माँ, मेरे रहते अगर आपको काम करना पड़े तो फिर मेरे रहने का फायदा ही क्या है? इसलिए अब आप ये सब छोड़िए और चलकर खाना खा लीजिए। अपनी बेटी की ये बात सुनकर सुषमा को बहुत अच्छा लगता है और ऐसे ही समय बीतता रहता है। तभी एक दिन जब नंदिनी अपने घर के बाहर बैठी होती है, तभी देखती है कि एक गरीब बूढ़ी औरत जो दिखने में बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रही थी और उसके कपड़े भी जगह जगह से फटे हैं, उसके घर के सामने से जा रही थी। नंदिनी उस बूढ़ी औरत को देखकर उसे रोकती है और कहती है, अरे अम्मा, आप कहाँ जा रही हैं? रुकिए, मुझे पता है आपने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया, इसलिए आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर नंदिनी अपने घर में जाती है और अपने हिस्से का बचा हुआ खाना लाकर उस बूढ़ी औरत को दे देती है। जिसके बाद वो बूढ़ी औरत आंखों में आंसू लिए कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, तुम सच में बहुत अच्छी हो, वरना इस दुनिया में तो हर कोई बस अपने लिए जीता है। मैंने यहाँ पर हर किसी से मदद मांगने की कोशिश की, पर किसी ने भी मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया, पर तुमने बिना कहे मेरे दिल की बात जान ली। सच में तुम्हारा दिल बहुत ही बड़ा है बेटी। ऐसी कोई बात नहीं अम्मा, ये तो बस मेरा फर्ज था और आगे भी कभी आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो आप मुझे जरूर बताना। अच्छा बेटी, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है और उस बूढ़ी औरत की मदद करके नंदिनी को भी बहुत ही अच्छा लगता है। और जिस तरह नंदिनी पूरे गांव में सबसे ज्यादा दयालु थी, उसी तरह नंदिनी उस गांव की सबसे ज्यादा खूबसूरत और लंबे बालों वाली लड़की भी थी, जिस वजह से गांव की सभी लड़कियां नंदिनी से बहुत ही ज्यादा जला करती थी। और उसी में से एक दिव्या नाम की लड़की भी थी, जो कि नंदिनी की बहुत ही अच्छी दोस्त भी थी। वो हमेशा नंदिनी के लंबे बालों की तारीफ किया करती थी और मन ही मन उससे जलन भी किया करती थी। तभी एक दिन, अरे नंदिनी, क्या बात है, आज तो तेरे बाल और भी ज्यादा लंबे और चमकदार लग रहे हैं। इसलिए नंदिनी, तू मुझे भी बताना, तू अपने बालों में क्या लगाती है, ताकि मैं भी अपने बालों में लगा सकूं और मेरी बाल भी तेरी तरह ही लंबे हो जाए। अरे दिव्या, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, मैं अपने बालों में कुछ भी नहीं लगाती। और वैसे भी हम गरीब माँ बेटी 2 वक्त की रोटी खा ले, हमारे लिए तो वही बहुत बड़ी बात है। ऐसे में मैं इतने महंगे महंगे शैम्पू कैसे खरीद सकती हूँ, इसलिए मैं अपने बाल को मुल्तानी मिट्टी से धोती हूँ। नंदिनी की ये बात सुनकर दिव्या मन ही मन सोचती है, ये नंदिनी की बच्ची तो 1 नंबर की झूठी है, कभी भी अपने बालों का राज किसी को नहीं बताती है। लेकिन अब बस बहुत हो गया, अब इस नंदिनी की बच्ची को सबक सिखाना ही पड़ेगा। बहुत घमंड है ना इसे अपने लंबे बालों पर, अब पता चलेगा इसको। इतना कहकर दिव्या कुछ दिनों बाद नंदिनी के घर आती है और उससे कहती है, अरे नंदिनी, ये ले, तूने कहा था ना तेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तू शैम्पू खरीद सके, इसलिए मैंने खास ये शैम्पू तेरे लिए मंगवाया है। इससे तेरे बाल और भी ज्यादा सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या, तुम मेरी सच में बहुत ही अच्छी दोस्त हो। और ऐसे ही अगले दिन नंदिनी दिव्या का दिया हुआ शैम्पू लेकर अपने बालों में लगाती है। वैसे ही उसके सारे बाल एक एक करके झड़ने लगते हैं और देखते ही देखते नंदिनी पूरी तरह से टकली हो जाती है। ये देखकर नंदिनी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, माँ, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरे सारे बाल झड़ गए माँ, और मैं गंजी हो गई। अब मैं क्या करूँ? कैसे गांव वालों को अपनी शक्ल दिखाऊं? सब लोग अब मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम बाजार से बाल बढ़ाने वाला कोई तेल ला सके। अपनी बेटी की ये हालत देखकर सुषमा को बहुत ही बुरा लगता है और वह उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है,
लेकिन नंदिनी को अपने बाल झड़ जाने की वजह से बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो अपने घर से बाहर निकलना भी बंद कर देती है। तभी कुछ दिनों बाद वो बूढ़ी औरत फिर से एक बार नंदिनी के घर के पास आती है और कहती है, अरे बेटी, घर में कोई है? उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर नंदिनी जैसे ही घर से बाहर आती है तो उसका उतरा हुआ मुंह देखकर वो बूढ़ी औरत उससे कहती है, क्या हुआ बेटी, आज तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? और ये क्या, तुम्हारे लंबे और सुंदर बाल, तुम्हारे बाल कहाँ चले गए? उस बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर नंदिनी रोते हुए उसे सारी बातें बता देती है, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत अपनी थैली में से कुछ जड़ी बूटियां निकालते हुए कहती है, ये लो बेटी, ये कुछ जड़ी बूटियां हैं, तुम आज रात इन्हें पीसकर अपने सर पर लगा लेना, फिर देखना तुम्हारे इस खाली सर पर तुम्हारे बाल फिर से लहराने लगेंगे। और ये कोई मामूली बाल नहीं होंगे, तुम्हारे वो बाल तुम्हारी हर तरह से सहायता करेंगे। उस बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर नंदिनी को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन नंदिनी को उस बूढ़ी औरत की बातों पर विश्वास जरूर होता है, इसलिए वो उन जड़ी बूटियों को ले जाकर रात होते ही उन्हें पीसकर अपने सर पर लगा लेती है, जिसके बाद देखते ही देखते नंदिनी के सर पर लंबे घने बाल आ जाते हैं और ये देखकर नंदिनी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी जैसे ही नंदिनी खाना बनाने के बारे में सोचती है, वैसे ही उसके बाल अपने आप ही खाना बना देता है और ये देखकर नंदिनी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी उसे उस बूढ़ी औरत की बातें याद आती है, जिसके बाद नंदिनी समझ जाती है कि उसके ये बाल कोई मामूली बाल नहीं बल्कि जादुई बाल हैं। तभी वहाँ पर उसकी माँ आती है और कहती है, अरे ये क्या नंदिनी बेटा, कल तक तो तेरे सर पर एक भी बाल नहीं थे, फिर आज अचानक से तेरे सर पर इतने लंबे घने बाल कहाँ से आ गए? अपनी माँ की ये बात सुनकर नंदिनी उसे सारी बातें बता देती है, जिसके बाद उसकी माँ कहती है, चलो शुक्र है उस बूढ़ी अम्मा का जिसने तेरी इतनी मदद की, आखिरकार तेरी लोगों को मदद करने का फल तुझे आज मिल ही गया। और इस तरह जादुई बालों की वजह से नंदिनी को अब किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं होती है और उसके जादुई बाल उसके बिना कहे ही उसके सारे काम अपने आप कर देता है। और नंदिनी को अब फिर से इतना खुश देखकर और उसके लंबे बालों को देखकर गांव की सभी लड़कियां हैरान हो जाती है और साथ ही साथ दिव्या को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो नंदिनी से अपने किए की माफी मांगती है, जिसके बाद नंदिनी उसे माफ कर देती है और अब फिर से नंदिनी गांव वालों की मदद करने लगती है और अपनी जिंदगी में जादुई बालों की वजह से बहुत ही ज्यादा खुश होती है।